हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर टिक करें। ओके, इससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान पुस्तक से जैव प्रक्रम पोषण पाठ 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पिक्चर डायग्राम भी रहता है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने बाह्य वातावरण से ऊर्जादायक एवं शरीर निर्मातक पदार्थों के ग्रहण करने का काम करता है और उसका उपयोग करता है, तो इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों को अग्रलिखित लिखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। पहला है स्वपोषण। पोषण की वैसी विधि जिसमें हरे पेड़ पौधे अपने बाह्य वातावरण से कच्चे पदार्थों का अवशोषण कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषण कहलाता है। ओके, एवं दूसरा है परपोषण। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपने बाह्य वातावरण से अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं, तो उसे परपोषण कहते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। ओके, हम यहाँ पे संक्षेप में समझा चुके हैं, आप लोगों को बता देती हूँ सिर्फ। उत्तर हो जाएगा जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। ओके, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता को अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिर्फ दर्शाना कह रहा है, डायग्राम बनाना कह रहा है। ओके, इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, पर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी और इसके बारे में समझाऊंगी भी। ओके, तो देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए, ये पत्ता है, जो ये कोलियस का पत्ता है। ओके फ्रेंड्स, और ये एरो का चिन्ह है, और ये जो वाटर बाथ है, ये पूरा वाटर बाथ है। ओके, तो यहाँ पे कोलियस का पत्ता रखा गया है और यहाँ पे अल्कोहल में उबला रहा है। ओके, इसके पत्ता को अल्कोहल में उबाला जा रहा है, और ये वाटर बाथ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे ये गर्म किया जा रहा है और ये उबल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है भी अल्कोहल में उबलना। और फिर इसके नीचे हो जाएगा ये एक जो गोल सा दिख रहा है, गोलनुमा रचना, और ये पेड्रिस है, इसे पेड्रिस कहते हैं। ओके, तो पेड्रिस में आयोडीन का घोल, इस जो पेड्रिस है इसमें आयोडीन का घोल है। यहाँ पे कोलियस का पत्ता रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे है फ्रेंड्स, ये कोलियस का पत्ता है। तो पत्ती का रंग पत्ती का हरा भाग गाढ़ा नीला रंग में परिवर्तित हो गया। ओके, जो पहले पत्ती का कलर था, हम लोग देखते हैं नहीं, पत्ती का कलर रहता है हरा रहता है। जब इस पत्ती को पेड्रिस में आयोडीन का घोल में डाला गया, तो ये पत्ती हरा से नीला रंग में परिवर्तित हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है।
इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ओके, इसमें वर्णन करना है, हम कर चुके हैं तो आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, तो है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा हो 2 दिनों तक अंधेरे में रख दे। इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास, जिसे KOH कहते हैं, ओके, का सांद्र घोल ले। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दें और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबा डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल से बाहर। ओके, उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीबन 4 घंटे के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकाल कर तोड़ लें। एक स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें, इसलिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल लें। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर है, जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर या गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा है अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एकोष्कीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख्य जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी, फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, फिर वहां से समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक कुंडलित कोलाइड रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल का सबसे मनुष्य में बहुत कम महत्व है। ओके, जो आहार नाल है, आहार नाल का मनुष्य में बहुत कम महत्व है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के आहार नाल के पाचन की क्रिया का वर्णन करें। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा उत्तर, मनुष्य के आहार नाल में पाचन छोटी आंत में पूर्ण होती है। यह मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, जिनमें ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में विभक्त होता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है, जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। प्रायः यह सी के आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी है।
बनी होती है। इनमें से एक नलिका आग्नेयाशयी वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी होती है। जेजुनम छोटी आंत का एक मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, वाइल आग्नेयाशयी रस, पेनक्रिएटिक जूस तथा आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस जो क्रमशः यकृत, इसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, आग्नेयाशय, पेनक्रियाज तथा आंत ग्रंथियों, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के स्राव की क्रिया से होता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आप लोगों को आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए। तो हम लोग जल्दी से जल्दी देखते हैं इसे। कह रहा है मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र अग्रलिखित है। ओके, देखते हैं। ये देखिए आप लोगों के समझ आ चुका है मनुष्य का आहार नाल का चित्र। तो हम इसे जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोगों को समझ में आए। देखिए, ये मनुष्य का मस्तिष्क है इधर, और ये जो है ये लार ग्रंथि है यहाँ पे। ओके, और इधर है ये मनुष्य का ये मुख है, और ये जो है लंबा नुमा, ये हो जाएगा ट्रैकिया। ओके फ्रेंड्स, ये ट्रैकिया है। और फिर ये ट्रैकिया के जो नीचे आता है ये ग्रास नली कहलाएगा। और फिर डायाफ्राम, ये हल्का मोटा जैसा रचना, ये डायाफ्राम कहलाता है फ्रेंड्स। और ये जो है पित्त रस जैसा रहता है, तो ये प्लीहा हो जाएगा। और ये देख रहे हैं ये आमाशय है, और यहाँ देख रहे हैं जो अग्न्याशय है, और ये जो पतला जैसा है ये कोलन है, और ये रेक्टम है, और ये रेक्टम है। ओके, अब हम लोग ट्रैकिया हो गया था, ये डायाफ्राम हो गया था, और ये जो है इतना ये यकृत हो जाएगा। और ये है पित्त की थैली, और ये जो है ये सब रचना ये हो जाएगा छोटी आंत। और ये जो है इधर थोड़ा सा उभार सा ये अपेंडिक्स हो जाएगा। ओके, तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।